हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। देखो, जैसे आप लोगों को पता है लॉजिकल रीजनिंग की ये सीरीज चल रही है। इस आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। इसका पार्ट नंबर 2 है। देखो, इससे पहले मैंने जो मतलब प्रीवियस क्लास करवाई थी वो पार्ट नंबर 1 थी। तो उसमें मैंने क्या किया था, पूरा मतलब कि डिस्कशन करा था किस तरीके से स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट का बेसिक होता है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो डिस्कशन आज हम भी करेंगे ताकि जो स्टूडेंट नहीं है उन्हें समझ आए। तो बाकी क्या करना, अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो देख लें, तो आपके और समझ आएगा। तो वो जो कल क्वेश्चन करवाए थे, 10 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, उनका लेवल काफ़ी इजी था। आज जो 10 क्वेश्चन है मेरे पास, आज भी 10 क्वेश्चन है, उनका लेवल थोड़ा सा अप है, ज़्यादा हाई नहीं है, बस पिछली प्रीवियस क्लास से थोड़ा सा हाई है। चलो बढ़ते हैं आज की क्लास में, देखते हैं क्या इसमें क्या क्वेश्चन है। देखो, उससे पहले आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पजल को देख सीखना है अच्छी तरीके से, ये प्री की पजल है। इसमें मैं 100+ पजल करवाऊंगा जो आपके बैंकिंग एग्जाम, चाहे पीओ का हो क्लर्क का हो, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो, ये देखना जरूरी है। देखो, इंट्रोडक्शन क्लास थी जब मैंने बताया था मुझे ये 6 टॉपिक करवाने हैं आपके। लॉजिकल अगर रीजनिंग कर लेते हो ना इसके अंदर 6 टॉपिक, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो देखो, जैसे लॉजिकल रीजनिंग आती है, मेंस में बहुत आती है, आपको पता है मेंस का टॉपिक है। तो इसमें अगर आप लॉजिकल रीजनिंग सारी कवर करते हो, आपके 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे जाते ही हैं हर बार। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 15 तक। तो देखो क्या है ये, देखो पहला मैंने टॉपिक जो करवाया था ये था क्या, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये मैंने डन करवा दिया, 5 क्लासेस हैं इसकी, आप देख सकते हैं जाके ही। और दूसरा टॉपिक ये था, देखो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसकी भी मैंने 5 क्लासेस करवाई हैं। और ये देखो कॉज एंड इफेक्ट की भी 5 है। और देखो ये अब हमारा चल रहा है, रनिंग है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। इसके बाद ये होंगी क्लासेस, इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज हम सेकंड क्लास करेंगे। तो देखो क्या है, देखो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट क्या होता है। देखो, एक स्टेटमेंट दी होती है और आपको तर्क देना होता है, आर्गूमेंट होता है। देखो स्टेटमेंट किस तरीके से, स्टेटमेंट दी होगी ना, मान लो एक सेंटेंस लिखा है तो उसको क्वेश्चन मार्क में होता है, ठीक है। जब आर्गूमेंट करोगे, आप तर्क करोगे, तो आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो देखो वो प्रॉब्लम होती है, मोस्टली प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, या आपको कुछ समस्या के बारे में होता है तो आप में उसको तर्क देना होता है। तर्क देखो कैसे होता है, पहला जिसमें 2 ही ऑप्शन है फिलहाल, फर्स्ट और सेकंड। तो वो पहला या तो यस हो सकता है या नो, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद एक रखा रहता है, मतलब कि आपको एक प्रॉब्लम दी, उसके बारे में आपको बताना है, तो आप क्या कहोगे, नो। मगर ये ऑप्शन से ही देखना है, तो नो लिखा है, फिर उसके बारे में उसके पीछे तर्क दिया होता है। खाली नो नहीं दिया होता, नो के बाद तर्क भी दिया होता है, हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये वजह है। फिर दूसरा हो सकता है यस, तो फिर उसमें एक और, हाँ ये मतलब कि ये करना चाहिए, उसके पीछे आपने एक तर्क दिया होगा। तो देखो, दोनों नो भी हो सकते हैं, दोनों यस भी हो सकते हैं, या एक नो या एक यस। देखो, नो और यस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें देखो, हमें ना बात जो इसके बाद लिखी होती है वो मेन होती है। यस नो से ये नहीं कि, नो से मतलब ये नहीं कि वो आर्गूमेंट आपका वीक होगा, क्या होगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो बात लिखी होती है, अगर वो आर्गूमेंट मतलब कि आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर ध्यान देना होता है। देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, इसके अंदर आर्गूमेंट होता है, वो हमें वीक और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ही चेक करने होते हैं। बाकी देखो आगे पढ़ते हैं। ये देखो, इसके अंदर ये पॉइंट मैंने कल भी आपको मतलब कि जो प्रीवियस क्लास में बताए थे क्या था, देखो इसमें पॉइंट है, मतलब कि आपको ये याद रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वाइल यू मेक अ डिसीजन, डिसीजन के ऊपर बेस है। अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, वाइल यू मेक अ डिसीजन अबाउट अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जब आप एक क्या कहते हैं डिसीजन देते हो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इट इज़ डिजायरेबल, ये डिजायरेबल होना चाहिए, टू बी एबल डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएट करो पहले क्या इसमें, स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गूमेंट में, अभी हम आगे पढ़ेंगे जो है। सो फार दे रिलेटेड टू द क्वेश्चन, जो रिलेटेड होने चाहिए। अगला पॉइंट ये रिलेट भी होने चाहिए। अगला बोला फॉर वीक आर्गूमेंट, जो वीक आर्गूमेंट है, द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट डैट दे मे और मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते टू द क्वेश्चन, एंड मे बी क्या लगता है, मिरर इंपॉर्टेंस, मतलब कि जो उसका था माइनर इंपॉर्टेंस होता है, मतलब छोटा सा इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में, वीक आर्गूमेंट कहलाता है। ऑल्सो दे विल बी एबल टू रिलेटेड टू द विटल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, या क्वेश्चन पार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये तो छोड़ो, यहाँ पर आगे लिखा है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, ये भी छोड़ो, मतलब ये पॉइंट है। बाकी देखो हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखो हिंदी में दिया, आप पढ़ लेना इसको क्या बोल रहा है। देखो आर्गूमेंट क्या है, यहाँ पढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी के बारे में बताना, एंड शोइंग अबाउट समथिंग, किसी को दर्शाना, विच इज़ अ वैलिड एक्शन, ये देखो हाईलाइट करो, वैलिड एक्शन होने चाहिए, रीजनेबल एंड लॉजिकल टू बी राइट, वो ही आपका आर्गूमेंट कहलाता है। तो क्या आर्गूमेंट की क्या परिभाषा आई, एक तो वैलिड एक्शन होना चाहिए, दूसरा रीजनेबल होना चाहिए, तीसरा क्या लॉजिकल और राइट होना चाहिए, ये होना चाहिए आर्गूमेंट।
तभी तो आर्गूमेंट करोगे। अब देखो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट क्या होते हैं, वीक आर्गूमेंट क्या होते हैं, पहले पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। ए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट इज वन ऑफ विच इज लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है आपको। बाकी आप पढ़ सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्गूमेंट शुड हैव रीजन इन एंड दैट रीजन शुड बी रिलेवेंट टू द गिवन क्वेश्चन। वो तो होगा ही, देखो जब आपका वो ये मतलब कि क्वेश्चन से रिलेट होना चाहिए। और दूसरा जब पढ़ोगे वीक आर्गूमेंट क्या होता है, देखो ये लॉजिकल है तो इलॉजिकल कर लो, प्रैक्टिकल है इम्प्रैक्टिकल कर लो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा देखो ये रिलेटेड क्वेश्चन था, वहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा। देखो ये फॉर्मेट होता है इसका, जो आज के क्वेश्चन है इस फॉर्मेट पे है। तो पहला स्ट्रॉन्ग है तो ये करना है, दूसरा है तो ये आइदर और में ये है, नाइदर नोर में ये है और बोथ में ये है। तो देखो इसमें स्ट्रॉन्ग पूछा है तो पर हमें दोनों पहचाना है, एग्जाम में हो सकता है वीक भी पूछ लिया जाए। तो देखो क्या करते हैं, ये देखो ये है पहला क्वेश्चन, देखो इसको पढ़ते हैं पहले। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब कि अब हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है, कल 10 करे थे, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना है। सुंड इंडिया encourage exports, encourage export which most things are insufficient for इंटरनल यूज़ itself। देखो क्या कहना चाहता है, मतलब कि इंडिया को शुड encourage करना चाहिए एक्सपोर्ट को, ठीक है। ये तो पहले आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पता होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप इनका कर पाओगे। मैं बताता हूँ क्या लिखा है, वैन मोस्ट ऑफ थिंग, जबकि ज़्यादातर चीज़ है इनसफिशियंट है फॉर इंटरनल यूज़, फॉर इंटरनल यूज़ इटसेल्फ, मतलब कि उसके आंतरिक मतलब अंदर है ना देश में कुछ चीज़ें मतलब वो पूरी नहीं है, फिर भी उसको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। देखो क्या होता है, देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सीधा समझो, ये पता होना चाहिए। देखो एक्सपोर्ट का मतलब होता है जैसे कि इंडिया है, अपनी चीज़ को किसी दूसरे देश को बेचे तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। इम्पोर्ट वो उसका होता है कि अगर मान लो इंडिया है, इंडिया कुछ इंपोर्ट कर रही है, मतलब दूसरे देश से अपने देश के लिए चीज़ें मंगवा रही, तो वो इम्पोर्ट होता है। तो ये तो सीधा से वर्ड में था, ये ध्यान रखना है। अब वो देखो इसमें इसमें आर्गूमेंट करना है, तो आर्गूमेंट देखो किस तरीके से आता है, येस और नो में आ सकता है। देखो पहले बोला है येस, वी हैव टू अर्न फॉरन एक्सचेंज टू पे आवर इम्पोर्ट्स। देखो यहाँ इम्पोर्ट्स बोला है, यहाँ एक्सपोर्ट, ध्यान देना। इसका मतलब है वी हैव टू अर्न, हमें अर्न करना है फॉरन एक्सचेंज, किसके लिए, इम्पोर्ट्स के लिए। दूसरा नो इवन सेलेक्टिव एनकरेजमेंट वुड लीड टू स्टोरेज, ठीक है। अब देखो इसको मैं हिंदी में बताता हूँ क्या बोलना चाहता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, क्या भारत को निर्यात का प्रोत्साहन करना चाहिए जब ज़्यादातर चीज़ें आंतरिक उपयोग के लिए अपर्याप्त है। मतलब ये है कि आपके जो देश में तो चीज़ें हैं नहीं, पर क्या उसको उन चीज़ों का एक्सपोर्ट करना चाहिए। पहला बोलता है हाँ हमें अपने आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा 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 कहते हैं अर्जित करनी चाहिए। और दूसरा नहीं, यहाँ तक कि मतलब कि जो आपका सिलेक्टिव प्रोत्साहन में कमी आएगी। देखो क्या कहता है, यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो देखो पहले तो हम समझते हैं, ये देखो ये एक्सपोर्ट मैंने बता दिया। अब देखो ये वाला वीक आर्गूमेंट है या स्ट्रॉन्ग है, ये देखना है हमें। देखो पहला आर्गूमेंट मैंने इसमें बोला यस, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि जो एक्सपोर्ट को इनक्रेज करना चाहिए, मतलब ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू अर्न, क्योंकि हमें अर्न करना है फॉरेन एक्सचेंज, हमें अर्न करना है फॉरेन एक्सचेंजेस टू पे अवर इम्पोर्ट्स। तो सोचो ये क्या कहते हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखो यहाँ पर देखोगे पहले तो हमें इम्पोर्ट्स, देखो मैंने बता दिया इम्पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम अपने लिए अपने देश के लिए बाहर से कुछ चीज़ें मतलब मंगवाते हैं तो वो इम्पोर्ट हो गया। तो देखो ये बिल्कुल हमारा पॉइंट वैलिड है और बिल्कुल सही है। क्यों है, देखो क्या होगा, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्ट करते जा रहे हो और एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो क्या कहते हैं घाटा बढ़ेगा, ठीक है। उस अगर आप मान लो साथ साथ में एक्सपोर्ट भी करते हो फिर इम्पोर्ट भी करते हो तो बैलेंस ट्रेड पड़ा होगा आपने, इस तरीके से होता है। तो वो उसी के लिए बोला गया है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर अगर आप क्या करेंगे अपने, हम मतलब कि हमें जो हमें इम्पोर्ट करते हैं उसको पे करने के लिए हमें एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। हम मान लो हम एक्सपोर्ट करते रहते हैं, इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो वो बात कही है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा बोला है नो इवन सेलेक्टिव एनकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेज, ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहला वाला इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, या मैंने आंसर भी दे रखे हैं। देखो ये एक और बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो ये समझते हैं क्या लिखा है। शुड ऑल ड्रग पेटेंट एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज बी फर्स्ट ट्राई आउट ऑन सैम्पल बेसिस बिफोर गिविंग लाइसेंस फॉर सेल्स टू जनरल पब्लिक इन इंडिया। देखो इसको ब्रेक करके पढ़ते क्या बोल रहा है ये, देखो क्या बोल रहा है। शुड क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन मार्क होगा स्टेटमेंट में। ऑल ड्रग्स,
जो ड्रग है जो पेटेंट है और मैन्युफैक्चर्ड करते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब कि जो भी वहाँ की ड्रग है जो क्या है पेटेंट है मैन्युफैक्चर्ड है इन वेस्टर्न कंट्री, बी फर्स्ट, उनको पहले क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए ऑन सैम्पल बेसिस पर, ठीक है, बिफोर गिविंग लाइसेंस, मतलब उनको लाइसेंस देने से पहले, फॉर सेल टू जनरल पब्लिक इन इंडिया, मतलब जो भारत में लोग रह रहे हैं उनके आम लोगों को क्या कहते हैं सेल करने से पहले उन्हें हमें ट्राई करना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। तो इसके में आपको तर्क देना है, मतलब कि आर्गूमेंट करना है। तो पहले क्या, मैनी सच ड्रग, जो उसमें से ज़्यादा ड्रग होते हैं, रिक्वायर्ड डिफरेंट डोजेस, डिफरेंट जो डोज होते हैं, एंड ड्यूरेशन ऑफ इंडिया, ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन, एंड हैज़ इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, नो दिस इज जस्ट नॉट फीजेबल, ये फीजेबल नहीं है, हैज़ कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो देखो इसको पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या पश्चिम देशों में जो पेटेंट और क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड दवाइयों को पहले भारत में आम जनता को बिक्री करने से पहले उनको ट्रायल करना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया। देखो अभी इसका आर्गूमेंट क्या दिया, पहले बोल रहा है हाँ करना चाहिए, ऐसी कई दवाओं को भारतीय आबादी के लिए अलग अलग खुराक और मतलब कि जो टाइम आवश्यकता होती है इसलिए इसकी आवश्यक है, ठीक है। नहीं ये सिर्फ एक संभावना है, मतलब फिजेबल है, इसलिए इसे लागू नहीं करना जाना चाहिए। देखो क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, अब हम देखो हम आंसर करेंगे, वीक आर्गूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखो पहला है मैनी सच ड्रग, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंट डोजेस, बिल्कुल बात सही है, जो कई ड्रग होते हैं इनके डिफरेंट डोज होती है, मतलब मान लो ये वेस्टर्न कंट्री में गई है और ये इंडियन है, ठीक है। तो देखो वहाँ का जो क्या कहते हैं भौगोलिक होता है, मतलब कि जोग्राफिकल अलग होता है और यहाँ का अलग होता है, तो वहाँ पर देखो जो चीज़ वहाँ पर हो रही है मतलब उनके लिए फिट है वो डोज, तो हो सकता है यहाँ पर ना हो, तो पहले उनका ट्रायल करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और इसलिए ट्रायल करना चाहिए, उसने रीज़न दिया क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डोजेज होती है इंडियन की, और ड्यूरेशन अलग अलग है और पॉपुलेशन की नेसेसिटी अलग अलग है, तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है नो दिस इज जस्ट फिजेबल, मतलब ये फिजेबल है, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ये गलत है, ऐसा तो नहीं है। पहली बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो पहला हमारा पॉइंट स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट और दूसरा हमारा वीक आर्गूमेंट है। देखो इसमें आंसर भी लिखा है। देखो आगे बढ़ते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्सनेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए अपनी सोलर एनर्जी के फुलफिलमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए। देखो इसमें पहले दो चीज़ दी गई हैं, पहला बोलता है नो यस मोस्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज यूज्ड एट द प्रेजेंट इट्स एक्सिस्टेबल, ठीक है। और दूसरा है नो हार्सनिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ कैपिटल विच इज इंडिया लैक इन। तो वो क्या कह रहा है, जो मोस्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेज है ना एट प्रेजेंट है वो एग्जीक्यूटिबल है, और दूसरा कि इंडिया के पास कैपिटल नहीं है तो इसलिए नहीं करना चाहिए। बोल रहा है क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा आवश्यकता है एनर्जी के लिए सौर ऊर्जा का मतलब प्रयोग करना चाहिए उसको बढ़ाने के लिए। तो पहला बोलता है हाँ वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत संपूर्ण हैं, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है नहीं, क्योंकि इससे क्या लिखता है कि इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और इंडिया के पास कमी है। तो क्वेश्चन पे बढ़ता है, देखो यहाँ पे समझ आएगा क्या बोल रहा है। देखो देखो यहाँ पर ही हमने क्वेश्चन समझ लिया क्या बोल रहा है, जो मतलब कि हमारी सोलर एनर्जी के लिए करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बोला गया है ये वाला पॉइंट है ना, ये पहला वाला मोस्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एट द प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देखोगे ये तो वैसे ही गलत लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है हम इंडिया के पास कैपिटल नहीं है, तो ये इलॉजिकल है, ये मतलब लॉजिकल नहीं है, तो ये वीक आर्गूमेंट है, पहला वाला स्ट्रॉन्ग है। अगला देखो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, शुड देयर बी स्टूडेंट टू शुड देयर बी स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल करा था, कल बैन वाला था, आज कुछ और पूछ रहा है। कह रहा है देयर शुड बी स्टूडेंट यूनियन, मतलब कि एक यूनियन स्टूडेंट होनी चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, पूछा गया है। तो आपको तर्क देना है नो दिस विल क्रिएट अ पॉलिटिकल एटमोसफियर इन द एट कैंपस। इसका मतलब है जो क्या कहते हैं ये यहाँ पर बिल्कुल कह रहा है कि वहाँ पर पॉलिटिकल मतलब कि स्टूडेंट यूनियन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए वो कहता है क्योंकि इससे पॉलिटिकल एटमोसफियर होता है कैंपस में, ठीक है। और दूसरा इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये नेसेसरी है स्टूडेंट के लिए एंड फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, मतलब कि होनी चाहिए क्योंकि इससे क्या हुआ स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है और पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ के मतलब वहीं से बनते हैं। तो देखो इसमें क्या है, पहला बोल रहा है क्या कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ होना चाहिए, बोल रहा है नहीं, इससे परिसर में एक राजनीतिक माहौल बनेगा।
ये आवश्यक है क्योंकि छात्र भविष्य में राजनेता मतलब वहीं से बनते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें देखो आप इसको सोचो कि इसमें वीक कौन सा है स्ट्रॉन्ग कौन सा है। देखो ये तो क्वेश्चन हम समझ गए। देखो पहला बोल रहा है नो, इससे क्या होगा, पॉलिटिकल एटमोसफियर होगा कैंपस में, बिल्कुल बात सही है। ठीक है भाई, अगर आप वहाँ पर यूनियन होंगी तो पढ़ाई क्या होगी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कि इससे क्या होगा, हाँ नहीं मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, करना चाहिए, इसमें बोल रहा है करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ से क्या कहते हैं, स्टूडेंट नेसेसरी है स्टूडेंट के लिए और फ्यूचर पॉलिटिशियन के लिए, ये भी बात बिल्कुल बात सही है। देखो यस नो से मैंने बताया था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ये बाद की लाइन लिखी होती है इससे होता है, तो ये दोनों ही मेरे क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, तो बोथ आना चाहिए इसमें आंसर मिला, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। तो देखो यही होगा इसके अंदर आंसर। अब देखो आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, शुड कॉलेज बी गिवन टू स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब बोल रहा है जो कॉलेज हैं हमारे इंडिया में, मतलब जो कॉलेज हैं उनको स्टेटस देना चाहिए यूनिवर्सिटी का इन इंडिया में। पहला उसने लॉजिक मतलब कि जो आर्गूमेंट करा है यस, मतलब कह रहा है वो कहता है हाँ यस कर दो, कॉलेज को क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दो। क्यों दे दो, यस के बाद वो बोलता है कुछ, कॉलेज आर इज़ अ बेटर पोजिशन टू एसेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, मतलब कॉलेज एक आर बेटर पोजीशन, मतलब बेटर पोजीशन है, मतलब कि वो आंकलन करता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस का, एंड देयर फोर डिग्री विल बी मोर वैलिड, और डिग्री क्या होगी और वैलिड हो जाएगी। और दूसरा नो, ऐसा नहीं करना चाहिए, इट इज़ अप टू मेन टू थिंक दैट देयर विल बी नॉट नेपोटिज्म एंड करप्शन इन द अवार्डिंग डिग्री बाय द कॉलेज। ठीक है, देखो इसको आगे पढ़ते क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है क्या है, क्या कॉलेज को भारत में मतलब विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए। पहला बोल रहा है हाँ, छात्र का प्रदर्शन आकलन करने के लिए कॉलेज बेहतर स्थिति में है, इसलिए उसे ये डिग्री की मान्यता अधिक होगी, ठीक है ना, इसलिए डिग्री अधिक मान्य होगी। दूसरा है यह सोचने के लिए मतलब नहीं बोलता है, यह सोचने के लिए नेपोटिजियन है कि कॉलेज द्वारा डिग्री दिए दिलवाने वाले भाई भतीजेवाद को भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो क्या है ये। देखो इसके अंदर वीक आर्गूमेंट और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। देखो इसमें ये बोलो पहली वाली बात हमने समझ ली, कॉलेज को मतलब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो पहला बोल रहा है जो कॉलेज है वो बेटर पोजीशन में है तो उसको पर दे दो, तो बिल्कुल बात इलॉजिकल है, मतलब वीक आर्गूमेंट। और दूसरा वाला बोल रहा है इससे नेपोटिज्म होगा, तो देखो ये भी गलत बात है, ये भी मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं है दोनों, तो मेरा मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आंसर होना चाहिए नाइदर नोर। आगे चलते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, कैन पोल्यूशन भी कंट्रोल। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो इसमें देखो पूछा गया आपसे कैन पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, तो बोल रहा है यस इफ़ एवरी वन रियलाइज, मतलब यहाँ बोलता है इफ़ एवरी वन रियलाइज दैट हजार्ड्स इट के क्रिएट एंड कॉर्पोरेट टू गेट रिड ऑफ इट पॉपुलेशन, मतलब पोल्यूशन में भी कंट्रोल, मतलब बोल रहा है कि एवरी वन रियलाइज मतलब कि सबको अगर एहसास हो कि पोल्यूशन खतरा है तो इसको क्या करना चाहिए, कंपनियां हैं जो कॉरपोरेट्स है उनको होना चाहिए और ये हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाना चाहिए पोल्यूशन। बोल रहा है नो द क्राउडेड हाईवेज, ठीक है, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड इवन ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, एगर टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस एंड बिहाइंड कंट्रोल। क्यों बोल रहा है क्या प्रदूषण को नियंत्रण किया जाना चाहिए, ठीक है, बोल रहा है हाँ, यदि सभी को इससे होने वाले खतरों का एहसास हो और इससे छुटकारा पाने के लिए सहयोग करते हैं तो प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। तो सोचो ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगला है नहीं, भीड़ भाड़ वाले राजमार्ग कारखानों और उद्योग को एक बढ़ती हुई आबादी के लिए घरों में निर्माण करने के लिए अधिक से अधिक भूमि पर्याप्त होने के लिए उत्सुक है, नियंत्रण से परे है। तो देखो इसके अंदर जो आंसर है हमारा काफ़ी बढ़िया। देखो इसके अंदर हम ना डिसाइड नहीं कर सकते, देखो ये हमारा ना बिल्कुल क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार। देखो ये ना तो हमारा मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है ना वीक है, तो इसमें देखो ये वाला आर्गूमेंट हो सकता है, ये इसमें आइदर और आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों आना चाहिए, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो इसमें यहाँ बोला गया है एहसास होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये वाली भी बात हो सकती है, तो इसमें आइदर और होना चाहिए। देखो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ये आइदर ये तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ये वाली बात सही होगी तो ये गलत होगी,
ठीक है, इसलिए आइदर हो रहा था। अगर ये बात सही है तो ये गलत है, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, रीडिंग का खेल है सारा। तो ये अगर बात सही होगी तो ये गलत हो जाएगी, ये गलत होगी तो ये सही, तो इसमें आइदर और आंसर आएगा। आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुड द रेलवे इन इंडिया बी प्राइवेटाइज्ड इन द फेस्ड मैनर लाइक अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बोल रहा है कि जो क्या कहता है रेलवे है उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए फेस्ड मैनर में, जैसे कि अदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को किया गया है। पहला आर्गूमेंट में बोलता है यस दिस इज द ओनली वे, ये एक ओनली वे है टू ब्रिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द पब्लिक। बोल रहा है कि मतलब ये ओनली है, इसको वर्ड को हाईलाइट करना, ओनली लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये एक ही रास्ता है कि इससे क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस आए और बेटर क्वालिटी सर्विस मिले पब्लिक को। दूसरा बोलता है नो दिस विल पोज अ थ्रेट, ये थ्रेट पैदा करेगा टू द नेशनल सिक्योरिटी को, टू आवर कंट्री एज मल्टी नेशनल वी इंटर इनटू द फेरी। मतलब क्या होगा, जो बाहर के लोग आएंगे ना, इससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होगा। क्या भारत को रेलवे का अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की तरह ही मतलब कि निजीकरण कर देना चाहिए? तो पहला बोलता है हाँ, इससे क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस होगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेगी। दूसरा है नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा मतलब कि सिक्योरिटी को खतरा बनाएगा। क्यों? क्योंकि ना बहुराष्ट्रीय कंपनियां मैदान में उतरेंगी। देखो यहाँ पर देखते हैं, देखो इसके अंदर हमें पहचानना लो मतलब कि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट और वीक। देखो ये जो आर्गूमेंट इसने दिया है ना, ये बिल्कुल गलत है। देखो क्या किसी को प्राइवेटाइज करने से ही क्या मतलब कि कॉम्पिटिटिवनेस आएगा और सर्विस बेटर होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा है क्या होगा, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होगा? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कैसे खतरा होगा, ये भी गलत है। तो नाइदर नोर आंसर है इसका। अगला देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इट इज़ बाइंग थिंग ऑन इंस्टॉलमेंट प्रॉफिटेबल टू द कस्टमर। मतलब कि क्या कहना चाहता है, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट में लाभदायक होता है कस्टमर के लिए। पहला बोलता है यस ही हैज़ टू पे लेस, मतलब कि उसको मतलब कि क्या करना पड़ता है, कम पे करना पड़ता है। और दूसरा पेइंग इंस्टॉलमेंट अपसेट द फैमिली बजट। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। देखो इसको पढ़ो, मैं जब तक इसको हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा है क्या किस्तों में चीज़ें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है? ठीक है, प्रॉफिटेबल। बोल रहा है हाँ, इससे कम भुगतान करना पड़ता है। नई किस्तों का भुगतान करने से परिवार का बजट बढ़ा देता है। देखो यहाँ देखते हैं, देखो इसके अंदर भी ये पहले समझो, मतलब इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ खरीद रहे हैं कस्टमर, वो प्रॉफिटेबल कहता है ही पेज टू लेस। देखो आपको समझना पड़ेगा, ये लेस नहीं है, आपको इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो वो लेस थोड़ा ना होता, आपको तो इंस्टॉलमेंट बन गई, आपको कम कम किस्तों में पैसे पे करने पड़ते हैं, पर लेस नहीं होता पे, वो तो पूरा पे करना पड़ता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होता है। तो ये बिल्कुल बात गलत है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है। और दूसरा, इंस्टॉलमेंट से क्या बजट आपका क्या कहते हैं फैमिली बजट बिगड़ जाता है, ये भी देखो बिल्कुल बात गलत है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उससे क्या बजट बिगड़ जाएगा? आप ले ही रहे हो कि आपके बजट में है तभी तो ले रहे हो, बजट कैसे बिगड़ेगा? तो दोनों ही वीक आर्गूमेंट है। तो देखो नाइदर नॉर दोनों होगा, नाइदर वन नाइदर सेम लग। आगे देखो, शुड गवर्नमेंट जॉब इन रूरल एरिया हैव मोर इंसेंटिव्स। कह रहा है जो गवर्नमेंट जॉब है क्या कहते हैं ग्रामीण इलाकों में, उनको मोर इंसेंटिव्स देना चाहिए, जो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं रूरल में। ये हमारी पूछा गया है, तो अब हमें आर्गूमेंट देना है। पहला बोल रहा है यस इंसेंटिव्स आर एसेंटियल फॉर अट्रैक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स देयर। ठीक है, इजी सा बोला गया है कि मतलब कि इंसेंटिव्स दोगे उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ आकर्षित होंगे। नो रूरल एरिया आर एबिलिटी चीपर, मतलब कि रूरल एरियाज आर ऑलरेडी चीपर है एंड लेस कॉम्प्लेक्स इन द बिग सिटी, सो वाई डू एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स। ठीक है, देखो उसको यहीं समझ लेते हैं, हिंदी की जरूरत नहीं। क्या बोल रहा है, जो शुड गवर्नमेंट जॉब्स हैं रूरल एरिया में उन पर ज़्यादा मतलब कि पैसे देने चाहिए वहाँ पर इंसेंटिव्स। तो देखो पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ग्रामीण इलाकों में लोग ना कम काम करना चाहते हैं, वहाँ फैसिलिटी कम होती है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, वहाँ तब ताकि लोग वहाँ पर मतलब कि अट्रैक्ट हों, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखो ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि वहाँ पर एरिया चीपर है और क्या कहते हैं वहाँ पर कम मतलब कि सिटी के तुलना में कम है। बात तो सही है, पर इंसेंटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात तो ये थी वहाँ लोग काम करते हैं, तो अगर मान लो आप ये दोगे नहीं तो फिर वो करेंगे ही नहीं काम। तो मेरा पहला बिल्कुल स्ट्रांग है और दूसरा मेरा वीक है। देखो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, शुड देयर बी कैप, देखो कैप होना चाहिए ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेस्टेंट फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूंसी।
देखो बोल रहा है इसके अंदर, बोल रहा है कि वहाँ पर कैप लगाना चाहिए, एक मतलब लिमिट लगानी चाहिए, मैक्सिमम नंबर जो पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। ठीक है, अब इसमें आपको पहला दिया यस, दिस विल मेक पार्लियामेंट्री इलेक्शन मोर मीनिंगफुल एज द वोटर कैन मेक अ कंसिडर जजमेंट फॉर कास्टिंग देयर वोट्स वोट। तो बोल रहा है कि हाँ करना चाहिए, इससे क्या होगा, तो जो क्या कहते हैं देयर विल बी मेक होगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मीनिंगफुल होगा, और वोटर क्या करेंगे, मेक अ कंसिडर जजमेंट करेंगे फॉर कास्ट वोट के लिए। ठीक है, दूसरा बोला नो डेमोक्रेसी एनी पर्सन फुलफिल द एबिलिटी क्राइटेरिया कैन कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन एज दे शुड नॉट रिस्ट्रिक्शन। देखो ये भी बात सही है, इसमें बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में है कि जो भी कोई भी एलिजिबल है कितनी भी बार, हमारी उसमें लिखा कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं और क्या बोला है। देखो यहाँ पर लिखा है कि वो ये तो समझ गए थे कि मतलब कि जो पार्टिसिपेशन होता है उन पर कैप नहीं लगाना चाहिए। तो बोल रहा है हाँ ये संसदीय चुनावों और अधिक समर्थन बना देगा क्योंकि मतदाता अपना वोट डालेंगे और एक क्या विचारशील निर्णय ले सकते हैं। तो देखो ये भी बात बिल्कुल सही है। और दूसरा ये लोकतंत्र है, यहाँ पर मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो यहाँ पर ज़्यादा क्लियर लिखा हुआ, इसकी हिंदी सही नहीं है। देखो यहाँ पर है, ये देखो ये वाली बात बिल्कुल सही है। देखो आप मतलब कि एक लिमिट लगा देंगे तो क्या होगा, उसमें देखो वोट कास्ट होंगे, ये सब बिल्कुल बात सही है। दूसरी वाली बात भी सही है क्योंकि देखो डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें मेरा आंसर होना चाहिए बोथ। तो देखो ये हमारा यहीं पर एंड हुआ आज, हमारे मतलब कि 10 क्वेश्चन हुए। इसका पीडीएफ चाहिए तो देखो टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको ज्वाइन करना, यहाँ मिल जाएगा। और देखो ये यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो अब हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, जो इस क्वेश्चन का लेवल होगा वो काफ़ी हाई होगा। तो अगर आपको ये समझ नहीं आए तो इनको क्लास को रिवाइज़ कर लें, वीडियो को 2-3 बार देख ले, समझ आ जाएगा। तो बाकी देखो नेक्स्ट क्लास में मिलते, क्लास नंबर 3 है इसकी, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट की।